अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी परवलय की नाभीय जीवा का अध्ययन करेंगे और इसके गुणों के बारे में सीखेंगे। यदि हम कोई एक मानक परवलय लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसका मुख्य अक्ष एक्स अक्ष है, शीर्ष इसके 0,0 अर्थात मूल बिंदु है और नाभि इसकी A,0 तथा नियता जो है इसकी y अक्ष के अनुगत है, हालांकि y अक्ष नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, x बराबर -a बोलते हैं। और परवलय पर अगर कोई बिंदु इस प्रकार लिया जाए कि वहां से नाभि से होती हुई कोई जीवा खींची जाती है, तब अगर इस जीवा का नाम हम PQ रखें तो यह जीवा नाभीय जीवा कहलाती है। यहाँ S नाभि है। नाभीय जीवा के लिए यह अनिवार्य नहीं होता है कि PS और SQ समान होंगे। PS और SQ केवल तभी समान होंगे जब यह नाभीय जीवा नाभि लंब का रूप धारण कर लेगी। जब ये नाभि लंब बन जाएगी, अर्थात एक्स अक्ष से जहाँ पर जो झुकाव है ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये नाभि लंब बन जाएगी, यही नाभीय जीवा। तब इसके ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा PS और SQ समान लंबाई के हो जाते हैं, लेकिन अभी नहीं है। अब हमें ध्यान देना है कि यदि किसी परवलय पर कोई बिंदु हमें इस प्रकार लेना है या यूं कहे प्राचलिक रूप में लेना है, तो फिर हम वहां पर इन बिंदुओं को AT² कामा 2AT करके मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अभी तक हम परवलय पर किसी स्थित बिंदु को H,K मान रहे थे या X,Y मान रहे थे। अभी यहाँ क्या जरूरत पड़ी कि इसको हमने AT² और 2AT का रूप दिया हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि परवलय जो यहाँ पर दिखाया गया है ये y² बराबर 4ax है। अब वास्तव में इस परवलय पर जो भी बिंदु होगा वह बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम परवलय पर स्थित किसी बिंदु को H,K मानते हैं तो H और K में रिलेशन क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा K² बराबर 4AH। तब ये बन जाएगा। तो K और H में जो संबंध है, K और H में जो संबंध है, वह संबंध यह परवलय स्थापित करता है। तो अभी यहाँ पर हम देखिए, अगर K² बराबर 4AH लिखा है, अगर जो वैल्यूज हमने मानी है यहाँ पर AT² कामा 2AT, अगर इनको हम प्रतिस्थापित करें तो यहाँ देखिए ये y की जगह पर और ये x की जगह पर हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2AT का स्क्वायर बराबर 4a इंटू AT²। तो जरा देखिए दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 4AT² बराबर A²T² बराबर 4a² T²। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने इन चरों को इस प्रकार लिया है कि इन दोनों के बीच का जो संबंध है वह संबंध इस परवलय के समीकरण द्वारा व्यक्त हो रहा है। अब यहाँ पर A शब्द का प्रयोग, A चर का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो शीर्ष से नाभि की दूरी है वो क्या है, A है। तो A के पदों में और T यहाँ हमने प्राचलिक चर लगाया है। इस AT के सहारे हमने इन दोनों भुज और कोटि में परवलयिक संबंध स्थापित करते हुए इन दोनों बिंदुओं का निर्धारण किया है। तो इस प्रकार यदि हमको Q बिंदु के निर्देशांक लिखने हो तो हम इसको लिख देंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं AT² कामा 2AT। इस परवलय पर स्थित किसी भी बिंदु को, कहीं भी बिंदु अगर हम रखें, अगर उसे हम प्राचलिक रूप में लिखने जा रहे हैं तो उसे हम
80 स्क्वायर कामा 280 ही लिखेंगे। लेकिन जब हम P को भी यही लिखेंगे, Q को भी यही लिखेंगे, तो दोनों में भिन्नता क्या रह जाएगी? फिर तो दोनों एक ही बिंदु हो जाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 2 का प्रयोग कर लेते हैं, ताकि इससे हमें पता चल जाएगा कि 81 स्क्वायर 281 एक अलग बिंदु है और 82 स्क्वायर और 282 एक अलग बिंदु है। अब यहां हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ये T1 T2 का जो यहां पर प्रयोग है ये समाप्त होकर के T ही रहे। दोनों बिंदुओं को कुछ इस प्रकार हम बनाना चाहते हैं कि जैसे यहाँ 81 स्क्वायर 281 है और यहाँ 82 स्क्वायर 282 है, तो ये 1 2 का सिस्टम खत्म हो जाए, हम सीधे सीधे T के फॉर्म में ही नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांक व्यक्त कर दें। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें T1 और T2 में संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो अब हम सीखेंगे इस परवलय की नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांकों को ज्ञात करने के लिए T1 और T2 में संबंध क्या होगा। तो इस परवलय की नाभि तो है a,0 और नाभीय जीवा हमेशा नाभि से होकर जाती है। इसका मतलब अगर इस नाभीय जीवा के दो खंड हम ले लें, ये ऊपर का खंड है और ये नीचे का खंड है, दोनों मिलकर एक ही रेखाखंड PQ का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इस PS की जो प्रवणता होगी, ढाल होगी, वही इस QS की प्रवणता होगी। तो अब लिखेंगे चूंकि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax की नाभीय जीवा के सिरों P तथा Q के निर्देशांक बराबर a_t1 स्क्वायर कामा 2a_t1 कामा a_2t स्क्वायर कामा 2a_t2, और यहाँ चू की बजाय लिख लेना चाहिए माना की, है ना। नाभि जीवा है क्या, PQ है। अब थोड़ा सही ढंग से लिख गया है, ये हमने मान लिया। अतः परवलय की नाभि a,0 होगी, क्योंकि परवलय हमने ऊपर लिख दिया है y स्क्वायर बराबर 4ax है। तो इसलिए PS की प्रवणता बराबर QS की प्रवणता, या इसको हम SQ लिख सकते हैं। अगर उसी रूप में लिखे कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम SQ भी लिख सकते हैं। तो PS की प्रवणता क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो अब क्या करेंगे, इससे इसको घटा लेते हैं, a_t1 स्क्वायर 2a_t1 y2 माइनस y1 होता है ना, 2a_t1 माइनस 0 अपान x2 माइनस x1 a_t1 स्क्वायर माइनस a बराबर, अब QS में आते हैं। तो अगर हम x1 y1 इसको ले रहे हैं, x2 y2 इसको ले रहे हैं, तो y2 माइनस y1 2a_t2 माइनस 0 अपान यहां पर क्या हो जाएगा, a_t2 स्क्वायर माइनस a, तो बराबर, अब ये क्या आ गया, 2a_t1 अपान a ऑफ t1 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2a_t2 अपान a कॉमन लिए लिया, तो t2 स्क्वायर माइनस 1। तो जब इसको सरल करेंगे तो देखते हैं कि a यहाँ कैंसिल आउट हो जा रहा है, हम दो भी काट सकते हैं। अब जब तिरछा गुणा करेंगे तो t1 ऑफ t2 स्क्वायर माइनस 1 बराबर t2 ऑफ t1 स्क्वायर माइनस 1, अर्थात t1 t2 स्क्वायर माइनस t1 बराबर t1 स्क्वायर t2 माइनस t2।
ये a t2 स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए। तो बराबर, अब लेके हैं इसका पक्षांतर करेंगे यहाँ पे, तो माइनस t1 स्क्वायर t1 की बड़ी घात वाला पद पहले, प्लस t1 स्क्वायर, फिर माइनस t1 और इसको भी ले जाएंगे तो प्लस t2 बराबर 0। पहले जोड़े में हमें क्या मिल रहा है, t1 कॉमन मिल रहा है, वो भी माइनस का लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, देखिए बचेगा t1 माइनस t2, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो t1 माइनस t2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, t1 माइनस t2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचा माइनस t1 और माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए एक टुकड़ा उठाते हैं, यदि t1 माइनस t2 बराबर 0 तो फिर t1 बराबर क्या हो जाएगा, t2। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि t1 t2 बराबर हो जाए, तथा यदि माइनस t1 t2 माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस t1 t2 बराबर 1 हो जाएगा और t2 बराबर माइनस 1/t1। तो ये रिलेशन हमें प्राप्त हो जाता है। t2 जो होगा वो t1 का ऋणात्मक व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि ये t1 t2 एक दूसरे के ऋणात्मक व्युत्क्रम हैं। और इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये असंभव है ना, या अपरिभाषित या अनिश्चित, कुछ भी कहा जा सकता है। अतः अब क्या लिखेंगे, अतः परवलय y स्क्वायर बराबर 4x की नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांक, अभी तक देखिए निर्देशांक क्या थे, at1 स्क्वायर कामा 2at1 तथा at2 स्क्वायर कामा 2at2। अब हम t2 की वैल्यू रख दें, तो जब t2 की वैल्यू रखेंगे तो t2 स्क्वायर देखिए क्या बन जाएगा, a इंटू माइनस 1/t1 का स्क्वायर कामा 2a इंटू माइनस 1/t1। तो ये हम बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं और इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो बराबर, अब देखिए क्या होने वाला है, at1 स्क्वायर कामा 2at1 और इधर देखिए बन जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/t1 स्क्वायर कामा माइनस 2a/t1 हो जाएगा। तो अब ये देखिए दोनों ही बिंदु जो है वो t1 के फॉर्म में आ गए हैं। जब ये दोनों ही t1 के फॉर्म में आ गए हैं तो अर्थात अगर हम t के रूप में इन निर्देशांकों को लिखें तो नाभीय जीवा के सिरे, अगर पहला सिरा at स्क्वायर कामा 2at जो कि परवलय पर स्थित किसी भी बिंदु के प्राचलिक निर्देशांक कहलाते हैं, तथा दूसरा सिरा हो जाएगा a/t स्क्वायर कामा माइनस 2a/t। तो इस प्रकार जब कभी भी हमको किसी परवलय की नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांक लेना हो तब हम इन दोनों को ही नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांक चुनते हैं। तो इस प्रकार आज अभी विद्यार्थियों ने किसी दिए गए परवलय की नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांक ज्ञात करना सीख लिया है। अब देखते हैं किसी परवलय की नाभीय जीवा की लंबाई अगर हमें ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमने अक्ष बनाया और ये हमने एक परवलय बनाया, या इसकी नाभि है। परवलय हमने ले लिया है, माना कि
परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x की नाभीय जीवा PQ के सिरों के निर्देशांक, अभी जैसा हमने पीछे माना था AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 तथा AT2 स्क्वायर कामा 2AT2, तो मान लेते ये हमारा बिंदु P है, AT1 स्क्वायर कामा 2AT1, और यहाँ पर हमारा ये Q बिंदु है AT2 स्क्वायर कामा 2AT2। अब जब हम P को Q से मिलाते हैं तो ये नाभि से होकर आता है, नाभि के निर्देशांक A कामा 0 हैं, और ये हमारा शीर्ष V 0 कामा 0 है। तो इस परवलय में, और यहाँ पर इसकी ये नियता हो जाएगी कुछ इस प्रकार, ये इसकी नियता बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यह नाभीय जीवा x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है तथा नाभीय जीवा द्वारा x अक्ष से बना कोण बराबर अल्फा। तो अगर हम इस जीवा की प्रवणता की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए जीवा PQ की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा होगा। अभी प्रवणता के नीचे हम प्रवणता का सूत्र लगा देते हैं। दो बिंदुओं की प्रवणता ज्ञात करने का सूत्र तुम्हें सिखाया गया है। अगर हम PQ की प्रवणता निकालना चाहें तो P पहला बिंदु, Q दूसरा बिंदु है, तो y2 माइनस y1 अर्थात 2AT2 माइनस 2AT1 अपान x2 माइनस x1 AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर बराबर इधर क्या है, tan अल्फा। तो ऊपर 2A कॉमन हो गया, T2 माइनस T1 बटे नीचे A कॉमन हो गया, तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बराबर tan अल्फा। A कैंसिल आउट हो जाता है और नीचे वर्गांतर लग जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ T2 माइनस T1 बटे T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1 बराबर, अब देखिए ये कट जाएगा, तो बराबर इसको हम tan अल्फा को बना लेते हैं 1 अपॉन कॉट अल्फा। ऐसा इसलिए कर लिया ताकि तिर्यक गुणा करने में आसानी हो जाएगी। तो तिरछा गुणा करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, आता है T2 प्लस T1 बराबर 2 कॉट अल्फा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन जाएगी। तो हमारे यहाँ T2 प्लस T1 की वैल्यू निकल आई है, लेकिन हमें चाहिए नाभीय जीवा P, इसके बिंदु क्या थे हमारे पास, AT1 स्क्वायर कामा 2AT1 तथा Q AT2 स्क्वायर कामा 2AT2 की लंबाई PQ बराबर, अब सूत्र लगाएंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 2AT1 माइनस 2AT2 का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला काम तो एक हमें कॉमन मिल जा रहा है, लेकिन होल स्क्वायर लगा होने के कारण जब A कॉमन होकर बाहर निकलेगा तो स्क्वायर के फॉर्म में निकलेगा, तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर का होल स्क्वायर
प्लस इसी प्रकार 2 कॉमन होके बाहर निकलेगा तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, तो बराबर अंडर रूट, अभी यहाँ वर्गांतर इसके अंदर हम लगा सकते हैं, a स्क्वायर ऑफ t1 माइनस t2 या प्लस t2 का होल स्क्वायर इंटू t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, तो बराबर अभी हमारा देखिए इसके अंडर रूट के अंदर ही कॉमन हो रहा है, a स्क्वायर ऑफ t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, तो बचेगा क्या t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर और ये प्लस 4, तो बराबर अंडर रूट a स्क्वायर ऑफ t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर को हम कह सकते हैं t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, अभी माइनस के बजाय प्लस का अगर 4 t1 t2 लिख देते हैं तो जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसमें माइनस के 2 t1 t2 आएंगे, तो माइनस के 2 t1 t2 इससे घट जाएंगे तो प्लस का 2 t1 t2 बच जाएगा, तो ये हमारा प्रसार हो गया है। तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 t1 t2 है, तो अगर प्लस में हम 2 बढ़ा दें और माइनस के 2 लगा के इसको हम माइनस का स्क्वायर बना सकते हैं, प्लस 4, तो बराबर अंडर रूट a स्क्वायर ऑफ t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर ऑफ इधर t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए चूंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं t2 बराबर -1 अपॉन t1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि t1 t2 बराबर -1, तो t1 t2 के -1 वैल्यू रख दो, 4 इंटू -1 और प्लस 4, तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 और ये कट जाएंगे, तो बराबर अंडर रूट a स्क्वायर ऑफ t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर इंटू इस ब्रैकेट में भी बच गया t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, तो इस प्रकार a स्क्वायर का वर्गमूल a बाहर आ गया और t1 माइनस t2 अगर 2 बार आया तो इसका हम होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये हमारी जीवा की लंबाई आ गई है। लेकिन पुनः हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर बराबर t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 t1 t2। अभी हमने ऊपर इसी सूत्र का प्रयोग किया है, ऊपर देखिए यहाँ t1 प्लस t2 के होल स्क्वायर की जगह पर हमने यही पर रखा है, तो अगर हमें t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर का निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो t1 प्लस t2 के होल स्क्वायर में ये 4 t1 t2 घट जाएगा, तो बराबर a आप हम क्या लिख सकते हैं t1 माइनस t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे -4 t1 t2, फिर से हम t1 t2 की वैल्यू अगर रख दें t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर -4 इंटू t1 t2 कितना है -1, और उधर समीकरण 1 से हम t1 प्लस t2 की वैल्यू उठा लेते हैं जो हमारी निकली थी a कॉट अल्फा, 2 कॉट अल्फा है, तो 2 कॉट अल्फा का होल स्क्वायर, ये t1 प्लस t2 हमारा निकला था 2 कॉट अल्फा का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4, तो बराबर a ऑफ ये बन गया 4 कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 4, तो बराबर अब 4 कॉमन हो गया, तो अंदर हो गया कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो ये बन जाएगा 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो इस प्रकार ये
नाभीय जीवा की लंबाई का हमें सूत्र प्राप्त हो गया है। अब एक अभ्यास प्रश्न का हल देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, परवलय y² बराबर 8x की नाभीय जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो चलिए हम एक परवलय बना लेते हैं। ये हमने परवलय बनाया, ये इसका शीर्ष हो गया, ये इसका नाभि हो गई, और ये नाभीय जीवा हमने एक बना ली। ये x अक्ष से 60 अंश का कोण बना रही है। इस जीवा का नाम हमने PQ रख दिया। तो इसका मतलब इस जीवा के जो सिरों के निर्देशांक हैं, अगर हम उसी रूप में ले लें जैसा कि हमने पहले सीखा है, 80² कामा 280। तो अब यहाँ Q के निर्देशांक हम मानते हैं a/t² कामा -2a/t। या तो 1-2 अगर लगा के हम मानते हैं तो AT1² 281 और यहाँ AT2² कामा 282 लेते हैं। लेकिन T1 T2 में हम पीछे रिलेशन सीख चुके हैं, तो इसलिए कभी भी जब हमें परवलय की नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांक मानने हो तो हम प्राचलिक रूप में यही मान सकते हैं कि AT² कामा 280 और Q के निर्देशांक a/t² कामा -2a/t। तो अब हमें करना क्या है, इस जीवा PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इससे पहले A और T के मान ज्ञात करने होंगे। चूंकि देखिए इन दोनों बिंदु में दो ही चरों का प्रयोग किया जा रहा है, A और T। तो प्रश्न है पहला, तो लिखेंगे क्या, चूंकि परवलय का समीकरण y² बराबर 8x, तो y² बराबर 4ax से तुलना करने पर 4a बराबर क्या हो जाएगा 8। तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 8/4, तो बराबर 2। तो a बराबर 2, एक वैल्यू हमें ये प्राप्त हो जाती है। फिर इसके बाद बताया गया है कि जीवा x अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। चूंकि जीवा x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाती है, इसलिए PQ की प्रवणता बराबर हो जाएगी tan 60 अंश। m बराबर tan थीटा होता है। और PQ की प्रवणता हम दो बिंदुओं की प्रवणता का सूत्र भी लगा सकते हैं। तो P पहला बिंदु, Q दूसरा बिंदु है। तो y2 माइनस y1 लेंगे। तो y2 माइनस y1 अर्थात -2a/t माइनस 2at बटे x2 माइनस x1, तो a/t² माइनस at² बराबर tan 60 की वैल्यू √3। तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो ऊपर हमारा -2a कॉमन हो रहा है, तो अंदर बचेगा 1/t माइनस t, लेकिन अब चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बटे नीचे हमारा a कॉमन हो जाएगा तो 1/t² माइनस t² बराबर √3। तो यहाँ पर a कैंसिल आउट हो जाता है, तो -2 ऑफ 1/t प्लस t बटे नीचे वर्गांतर लग जाएगा, तो 1/t प्लस t और 1/t माइनस t, तो बराबर √3। अभी देखिए ये हमारा प्लस वाला पोर्शन कट जा रहा है। तो अब हम इसका जब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास √3 ऑफ, और साथ ही ब्रैकेट के अंदर सरलीकरण कर लेते हैं तो 1 माइनस t² बराबर -2 आएगा। तो t का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3t², t का गुणा इधर हो जाएगा तो बराबर -2t। तो सही ढंग से इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -√3t²
-2t उधर जाएगा तो +2t प्लस √3 बराबर 0। और इसको सही करते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस से चिन्ह बदल लेंगे तो √3t² -2t माइनस √3 बराबर 0। अब यहाँ पर हम मध्य पद विभाजन का प्रयोग करके t की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए √3 का गुणा हो जाएगा √3 गुणित √3 बराबर 3 के गुणनखंड करेंगे 3 एकम 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो इस 2t को हम लिख सकते हैं -3t प्लस 1t। बाकी जो बचा उसको भी लिख देते हैं √3t²। अभी यहाँ √3t कॉमन लेते हैं तो t माइनस √3 बचेगा प्लस इस t माइनस √3 को ब्रैकेट में लिखते हैं बराबर 0। अब t माइनस √3 कॉमन ले लेते हैं तो √3t प्लस 1 बराबर 0। तो अब यदि t माइनस √3 बराबर 0 तो t बराबर √3 आ जाएगा, तथा यदि √3t प्लस 1 बराबर 0 तो t बराबर -1/√3 आएगा। तो यहाँ पर t के 2 मान आने का तात्पर्य, जैसे हमने पीछे शुरुआत में 2a_t1 और 2a_t2 लिए थे अलग अलग कोटियां, तो वहाँ t1 t2 का यूज किया था, तो ऐसी दशा में ये t1 t2 बन जाते हैं। लेकिन अब इसमें हम एक यही t की वैल्यू जब रखेंगे तो हमारा मान निकल आएगा। तो अतः नाभीय जीवा के सिरे P बराबर क्या था, P हमारे पास था at² कामा 2at। तो अब यहाँ पर t की वैल्यू लिख देते हैं। a की वैल्यू हम 2 प्राप्त कर चुके हैं, तो 2 × √3² कामा 2 × 2 × √3। तो इस प्रकार ये वैल्यू हमें मिल गई √3 का स्क्वायर 3 दूनी 6 कामा 4 √3। ये हमें बिंदु P मिल गया, तथा Q के निर्देशांक इसको हमने लिया था a/t² कामा -2a/t। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2/√3² माइनस कॉमा लगाएंगे -2 × 2/√3। तो बराबर ये हमारे पास √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 2/3 कामा -4/√3। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा बिंदु Q निकल आता है। अब जब हमें P और Q बिंदु मिल चुके हैं तो अब हम इसलिए जीवा PQ बराबर √ सीधे सीधे निकाल लेते हैं x1 - x2 6 - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 तो 4 √3 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/√3 का स्क्वायर। तो बराबर √ ये क्षेत्रिक 18 में से 2 चले गए 16/3 का स्क्वायर प्लस √3 का गुणा 3 4 3 12 12 4 16/√3 का स्क्वायर। तो बराबर ये हमारा बन जाएगा 256/9 प्लस 256/3। अभी हम 256 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 256 हमने कॉमन लिया 1/9 प्लस 1/3 तो बराबर √ 256 आप लघुत्तम लेंगे 9 तो 1 प्लस 3 त्रिको 9 तो ये 4/9 हो जाएगा। तो इस प्रकार 256 का वर्गमूल 16 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा। तो 16 दूनी 32/3 इकाई ये हमारी प्राप्त हो जाती है जीवा की लंबाई। तो इस प्रकार जो नाभीय जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी वो हमें प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने
नाभीय जीवा के सिरे ज्ञात करना और उसके बीच की लंबाई ज्ञात करना सीखा। महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इसके प्रश्नों और सत्यापन को आप अच्छी तरीके से तैयार करें। अन्य प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।